बिहार में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ी खबर है और कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल उनके सामान को मुख्यमंत्री आवास से शिफ्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने अब तय कर लिया है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। लेकिन अब मोदी की धड़कनें बढ़ गई है। पटना में जानकार बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पटना से भले चले गए हों, दिल्ली में मुश्किलें बढ़ सकती है नरेंद्र मोदी की। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। वो कहा है अखिलेश यादव ने कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की विदाई हो। दरअसल कुर्मी वोट बड़ी संख्या में है यूपी में और वो पिछली बार अखिलेश यादव के साथ गया था। नीतीश कुमार जो है वो पटेल, कुर्मी, मंडल, तमाम जो पिछड़ी जातियां आती, पिछड़ी जातियों का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। बड़ा वोट बैंक है उनके पास, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद आपको बता दें यूपी, बिहार, झारखंड में महतो मंडल। तो अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पे विदाई ले, ये हम लोग चाहते हैं। इसका मतलब ये बड़ा इंपैक्ट है। क्या दिल्ली में बड़ा खेल होगा? बंगाल चुनाव, असम चुनाव आने दीजिए, वहीं प्रधानमंत्री के एम्बुलेंस वाला खेल फिर शुरू हुआ और पश्चिम बंगाल में फिर से एम्बुलेंस ने पास दिया है, ये पुराना हो गया। तो बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा वो बताऊंगा इस वीडियो में। प्रधानमंत्री को लेकर लोग किस तरह की फब्तियां कस रहे हैं। 90 लाख वोट कटे हैं बंगाल में, वहीं 2 करोड़ 4 लाख वोट यूपी में कट गए हैं। तमिलनाडु में एक भी जो है ब्राह्मण समाज को बड़ी पार्टियों ने टिकट नहीं दिया है। तो 23 तारीख को और 29 तारीख को वोटिंग होगी बंगाल में और तमिलनाडु में। उसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे। असम में वोटिंग हो चुका है, केरल में वोटिंग हो चुका है, पुडुचेरी में वोटिंग हो चुका है। केरल को लेकर और असम को लेकर अभी तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दिया गया। 29 की शाम में एग्जिट पोल आएगा। तो चुनाव की सरगर्मी तेज है। वहीं एक भजन लाल शर्मा हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, सोचिए राजस्थान के। उनका एक बयान वायरल हो रहा है। सोचिए, वो कह रहे हैं कि किसान साल में 25 से 30 दिन ही काम करते हैं। अब ये किसान कम्युनिटी को सबसे बड़ा अपमान माना जा रहा है। सोचिए, जो किसान लाचारी बेबसी झेलता है, 365 दिन अपने खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है। मोहनलाल शर्मा, मुझे नहीं पता मोहनलाल शर्मा का बैकग्राउंड क्या है, क्या उन्होंने कभी खेती किसानी की है, जरूरत ही नहीं है। उन लोगों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा है, ब्राह्मण समाज से आते हैं तो शिक्षा उनके पास है। और सारे जो ऊपर का जो जाति व्यवस्था में वो सबसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनका काम बगैर मेहनत के भी चल सकता है, जो सामाजिक संरचना था। ऐसे में किसानों को लेकर ये बात सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में बिसाते बीच गई हैं। नीतीश कुमार ये तो तय है कि राज्यसभा चले गए हैं और वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, कल दिल्ली में हंगामा भी हुआ। जो जेडीयू के विधायक है, जेडीयू के कार्यकर्ता है, वो चाहते हैं कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री हो, क्योंकि बिना जेडीयू के तो सरकार बनेगी नहीं। अब कुछ सीटें कम हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के टच में माने जाते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर उनकी सहमति नहीं है। उन्होंने कई बार कहा है कि नीतीश मॉडल ही चलेगा। उनके बेटा को भी कहा जा रहा है कि नीतीश जी की सहमति से मंत्री बनाया गया था, वो राज्यसभा भी चले गए हैं। नीतीश जी के पास इतनी संख्या है कि उनका बेटा विधानमंडल में भी रहेगा। तो 4 सीटें तो नीतीश कुमार के पाले में आते हुए दिख रहा है। मांझी जी भले ना आए तो सरकार तो उधर मांझी जी, बीजेपी और चिराग पासवान के साथ मिलकर नहीं बनता हुआ दिख रहा है। इधर अगर उपेंद्र कुशवाहा आ जाते हैं और ओवैसी की पार्टी है, बीएसपी है, आईपी गुप्ता है, तो इधर सरकार बन सकती है। लेकिन इसकी संभावना अभी लोग कम देख रहे हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी में कहा जा रहा है कि आरएसएस को सम्राट चौधरी पसंद नहीं, क्योंकि वो सामाजिक न्याय के बैकग्राउंड से आए हैं। सपनी चौधरी के बेटे हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और मजबूत नेता है। वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। वही कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। एक और बहस चल रही है कि 14 अप्रैल को कोई दलित सीएम मुख्यमंत्री का पद का शपथ ले सकता है। तो लखिंदर पासवान को बनाया जा सकता है, वो बड़े कद्दावर नेता हैं। या जनक चमार जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी वो विधान परिषद में है। अति पिछड़ा समाज से रेणु देवी का भी नाम चल रहा है। तो देखिए, लेकिन सवाल है कि बीजेपी से कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो, ये सम्राट चौधरी मान ले, ये तो संभव नहीं है। नित्यानंद राय भले मान ले सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, सोशल इक्वेशन नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी को मना पाना कि आप मुख्यमंत्री मत बनिए, बीजेपी का कोई और मुख्यमंत्री हो, ये बड़ा मतलब मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या नीतीश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया है? क्या बीजेपी ही बिहार में टूट जाएगी पहली बार? क्योंकि बिहार है, सामाजिक न्याय की धरती है।
यहाँ आप किसी को ठग नहीं सकते हैं। बिहार बीजेपी ने भले देश जीत लिया, लेकिन बिहार में उसकी अपनी सरकार नहीं बन सकी, वो अभी भी नीतीश कुमार के कंधे पर है। सोचिए, तो जब तक नीतीश कुमार बीच में है तभी तक आरजेडी कमजोर है। जिस दिन नीतीश कुमार के वोटर समझ गए कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ इंसल्ट किया और वो उनको लग भी रहा है, उस दिन आरजेडी इतनी मजबूत होगी कि फिर बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं रहेगा। क्योंकि पिछड़ा अति पिछड़ा वोट जो नीतीश कुमार की वजह से उधर शिफ्ट हुआ था, बीजेपी के साथ नहीं, नीतीश कुमार के साथ, वो लालू यादव के साथ, उनके सोशल जस्टिस के साथ शिफ्ट हो सकता है और तब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वही बंगाल में 90 लाख वोट कटे हैं। अब प्रधानमंत्री वहां प्रचार कर रहे हैं, कल उन्होंने एक वीडियो भी बनाया एयरपोर्ट से, तो सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्बुलेंस भी पास दिया गया। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये बड़ा मामला बहुत दिन से अटका हुआ था। वो लगातार रोड शो कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो बंगाल में 90 लाख वोट कट गए हैं। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है 90 लाख वोट कटना। बिहार में तो 60 लाख वोट कटे थे। सोचिए, बंगाल में 90 लाख वोट कटे हैं। साथ ही यूपी में तो 2 करोड़ 4 लाख वोट कट गए। अब देखते हैं अखिलेश यादव क्या करते हैं। एक बड़ा गठबंधन की तरफ उनको जाना चाहिए। सपा बसपा और चंद्रशेखर आजाद का अगर गठबंधन न हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि वहां बीजेपी कई दलों के साथ गठबंधन में है। अनुप्रिया पटेल है, लेकिन वहां है कि SC ST OBC के लोग खासे नाराज हैं। सोशल जस्टिस की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। नौकरियां SC ST OBC की बहुत संख्या में छीनी गई है, वैकेंसियों में बेईमानी हुई है, तो बहुजन एकजुटता तो वहां है। एक और बड़ी खबर है कि तमिलनाडु में ब्राह्मण समाज को टिकट ही नहीं दिया गया। ये अच्छा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी खबर है। न DMK ने दिया, न कांग्रेस ने दिया, न बीजेपी ने दिया, न AIADMK ने दिया, जो जयललिता की पार्टी है। सोचिए, तो ब्राह्मण समाज को तमिलनाडु में हाशिए पर डाल दिया गया, क्योंकि वहां पेरियार अन्नादुरई की धरती है। वहां सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के नाम पर ही राजनीति होती है। तो SC OBC की वहां बहुलता है और ब्राह्मण समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया है। तो ये बड़ा दुखद है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वही सोचिए कि भजन लाल हैं, ये मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। इनका बयान आया है कि किसान जो है वो 25 से 30 दिन ही साल में काम करते हैं। बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, मतलब बाकी दिन किसान आराम करते हैं क्या? तो किसानों की ये दुर्दशा सोचिए। ज्यादातर किसान कौन लोग हैं? ज्यादातर किसान जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, यादव, कुशवाहा हैं। जमींदार में राजपूत समाज के लोग हैं, भूमिहार समाज के लोग जमींदार हैं। वो मजदूर नहीं हो, मेहनत नहीं, जमींदार हैं तो काम करवाते हैं। लेकिन बाकी जो कम्युनिटी है, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, इनको खुद काम करना पड़ता है। इनके पास उतना लैंड एसेट्स नहीं है कि ये जमींदार हो जाएं, किसी से काम करवाएं। तो ये बयान दूर तक जाएगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भजन लाल शर्मा जिस कम्युनिटी से आते हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज को मनुस्मृति से लेकर मुगल का दौर हो, अंग्रेज का दौर हो, उन सभी दौरों में उनको पढ़ने लिखने का काम बताया गया। पूजा पाठ पद्धति में रहे हैं, तो खेती किसानी से उनका लेना देना कम रहा है। गाय के नाम पर वो राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन गाय पालते नहीं है। तो किसान भी अलग लोग रहे, यहाँ तक कि जो जमींदार रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत मर्म समझते हैं। चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हों या ठाकुर समाज के लोग हों, वो भी मर्म समझते हैं कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा है, जबकि वो जमींदार है। लेकिन जो लोग मेहनत कर से, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, हम लोगों ने खेती देखी है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ बुआई और कटाई और बीच में पानी डालना जाना होता है, इनको नहीं पता है। मान लीजिए सीजन जैसे धान की खेती शुरू होगी तो धान बारिश होना होता है, फिर खेतों की जुताई होती है, फिर उससे पहले धान के बिचड़े तैयार किए जाते हैं, फिर धान की रोपाई होगी, फिर उसके बाद उसके पैरेलल और भी खेती आपको करते रहना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। गेहूं में तो और टेंशन है, मकई में और टेंशन है, सब्जी में और टेंशन है, रोज आपको केयर करना पड़ेगा। किसान के लिए हम लोगों ने कविता भी सुनी थी। सोचिए कि सूरज के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। हमको लगता है कि इनको समझना चाहिए। ये 5वीं क्लास में कविता है या उससे भी नीचे के क्लास में हो सकता है, मुझे अब याद नहीं आया, लेकिन मुझे वो कविता याद है कि सूरज के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। जब सूरज नहीं जगता है तब किसान खाट छोड़कर जग जाता है। लेकिन भजन लाल शर्मा जी का कहना है कि किसान मेहनत ही नहीं करता है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। पर्ची से बाले मुख्यमंत्री का टैग इन्हीं को मिला है। पर्ची निकली थी, मुख्यमंत्री बने थे। कह रहे हैं किसान 25-30 दिन ही काम करते हैं। क्या आप लोग इन बातों से सहमत हैं? हमने तो पढ़ा है कि किसान जो है वो सूरज के उगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। किसान का काम सबसे मेहनत का काम है, सबसे कम फायदा है
और वही देश का पेट पालता है। तो इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री के लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप लोग जरूर बताइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है नेशनल दस्तक आप तक लाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।